अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विदेश के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट प्रोफेशन से करवाते हैं। आज के सेशन में हमारी गेस्ट हैं इस्लामाबाद से मिस सादिया शौकत। ये चेयरपर्सन हैं जील एंड जेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इनके सेटअप के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सादिया शौकत कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब, थैंक यू सो मच। एक तो मुझे इनवाइट करने का अपने प्लेटफॉर्म से और ये मौका देने का कि मैं अपने पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब हो सकूं और ख़ास तौर पे पेरेंट्स से। वो पेरेंट्स जो कि परेशान है अपने बच्चों के मामलात को लेकर और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को सर्च करते हैं कि कहाँ से उनके बच्चों की स्पेशल नीड्स को कैटर किया जा सके। तो इंशाल्लाह आज के इंटरव्यू में मैं सारी मालूमात और इन्फॉर्मेशन ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसा कि हुमायूं साहब ने मेरा पहले तारुफ करवा दिया कि मेरा नाम सादिया शौकत है और मैं चेयरपर्सन और फाउंडर हूँ जील एंड जेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट की। जील एंड जेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड सेंटर है कि जो डेवलपमेंटली डिलेड बच्चों को हर हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंशाल्लाह जैसे जैसे इंटरव्यू आगे प्रोग्रेस करेगा तो मैं मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी। मेरी अपनी जो स्पेशलिटी है वो एमएस है मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसके साथ मेरा एमएस है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। तो इन दोनों एरियाज को मैं अपने इंस्टीट्यूट में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे तमाम बच्चों को सर्विस प्रोवाइड की जा सके। राइट। तो मिस सादिया शौकत, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जील एंड जेस्ट जो है ये आप लोग कब से काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में आप लोग कहाँ पर मौजूद हैं, ताकि लोगों को आइडिया हो सके। फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। जी जरूर। जील एंड जेस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट जो है इसको हमने पिछले साल जनवरी में ऑपरेशनल किया था। ऑल्दो कि मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस फील्ड में तकरीबन 10 साल से ज्यादा है। लेकिन स्पेसिफिकली ये इंस्टीट्यूट जो है ये इस्लामाबाद में मैंने लास्ट ईयर ऑपरेशनल किया है। क्योंकि इस थ्रू आउट माई प्रोफेशनल करियर मैंने इस चीज़ को फील किया कि ऐसी कोई प्लेस नहीं है जो कि होलिस्टिकली बच्चे के तमाम इश्यूज को कैटर कर सके, जहाँ पे अंडर वन रूफ हम लोग वो सारी फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड कर सकें जो कि एक पेरेंट को चाहिए होती है, ताकि वो अपने बच्चे को जो कि स्पेशल नीड्स के साथ है उसको एक प्रॉपर एजुकेशन और साथ साथ उसके एरियाज ऑफ डिफिकल्टी को डील कर सके। तो इसी सोच के तहत लास्ट ईयर मैंने ये कदम उठाया और इस्लामाबाद में हमारी इसकी जो हेड कह लीजिए कि ब्रांच है वो इस्लामाबाद में है। इसका एड्रेस मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दूं अपने व्यूअर्स को। I-11 सेक्टर में मेट्रो कैश एंड कैरी के बिल्कुल ऑपोजिट मेन रोड के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट है। बहुत लाइक इजी है इसको एक्सेस करना। और यहाँ पर आप जब पहुंच जाते हैं तो हमारी टीम यहाँ अवेलेबल है जो कि आपको फर्दर इसके मामलात में गाइड कर देती है। राइट। इसके अलावा हम लोगों का वर्चुअली भी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। हम लोगों की फिजिकल लोकेशन तो फिलहाल इस्लामाबाद में है। मेरी फ्यूचर प्लान्स हैं कि इसको हम मजीद शहरों तक भी एक्सटेंड करें, लेकिन वर्चुअली भी हम लोग ये सर्विसेज पाकिस्तान के तमाम शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट। तो जब आप कहती हैं कि डिफरेंट सर्विसेज हॉलिस्टिकली अप्रोच से अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सर्विसेज को अगर हम थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर सकें कि कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग यहाँ पे बच्चों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी जरूर। पहले तो हुमायूं साहब मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और जो बच्चों से थोड़ी सी जिसे कह लीजिए कि वो कैटेगरी जिसको आप टीनेज कहते हैं, अ, उस एज ग्रुप के जो तमाम बच्चे हमारे पास आते हैं वो मुख्तलिफ मसाइल के साथ होते हैं। जैसे आपने एक टर्म कभी सुनी होगी ADHD, जो हाइपर एक्टिविटी के साथ बच्चे होते हैं। ऑटिज्म एक वर्ल्ड वाइड टर्म है जो कि हमारे खास तौर से पेरेंट्स को इसको जानते हैं जिनके यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम के साथ हैं। बिहेवियरल और कॉन्टेक्ट इश्यूज के साथ भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज के साथ भी हमारे पास बच्चे हैं। फियर्स के साथ, फोबियाज के साथ। इसके अलावा एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और इसके अलावा बहुत एक लंबी लिस्ट है इमोशनल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की, जिसके साथ बच्चे हमारे पास आते हैं। अब जो मैंने आपसे होलिस्टिक अप्रोच की बात की है उसमें जो हम लोगों का काम करने का तरीका है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी वो स्कूलिंग सेटअप है, स्लो लर्नर्स की स्कूलिंग, जिसमें हम लोग IP बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। IP बेस्ड का मतलब ये है कि बच्चों के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाया जाता है
और उसके थ्रू स्मॉल ग्रुप्स की सेटिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो हम लोगों का लर्निंग मॉड्यूल है वो तमाम बेस्ड है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कन्वेंशनल स्कूल में जिस तरह से बुक्स के थ्रू स्टडीज करवाई जाती हैं, हम लोगों ने उस कह लीजिए कि उस मॉड्यूल को चेंज करके अडेप्ट किया है और उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के मॉड्यूल में कन्वर्ट किया है। इसके अलावा हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, जिसमें चार्ट्स, डायग्राम्स, वीडियोस, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा म्यूजिक और स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं हमारे यहाँ, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन उससे काफी ज्यादा बच्चों का इम्प्रूव हो जाता है, टीम वर्क की स्किल्स इम्प्रूव हो जाती हैं। ब्रेन एक्सरसाइजेज और गेम्स को भी हम लोगों ने अपने स्टडी मॉड्यूल का पार्ट बनाया है। इसके अलावा जो बच्चे, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि जब हमारे पास आते हैं तो उनके काफी ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमारे बिहेवियर मैनेजमेंट सेशंस होते हैं, जो कि हमारे स्पेशलाइज्ड हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इस चीज में ट्रेंड हैं, वो ये कंडक्ट करते हैं। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यूज के साथ जो बच्चे हैं वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी के सेशंस उनके रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैं ये समझती हूँ कि मेन स्ट्रीम स्कूल्स में इग्नोर किया जाता है या उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, वो सोशल इमोशनल स्किल्स में है, जो कि आजकल मैं ये समझती हूँ कि हर बच्चे को इन चीज की जरूरत है। ना सिर्फ कि हम तो चले एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को डील कर रहे हैं ना, कि जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, मेरा ये ख्याल है कि इन स्किल्स की जरूरत हमारे मेन स्ट्रीम के बच्चों को भी है, एवरेज बच्चों को भी है। तो बहरहाल हमारे पास ये स्पेशलिटी मौजूद है कि थ्रू डिजाइंड मॉड्यूल जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, हम बच्चों के सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, और होलिस्टिक अप्रोच का ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए कि एक फैक्टर है। इसके अलावा साथ साथ हम लोगों ने एक, जारी बात है, हमारे इस सारे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स को भी हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं, उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, और उनको साथ लेके चलना, उनको उनके बच्चे के बारे में कंप्लीट गाइडेंस देना और उनको भी इक्विप करना ताकि वो घर पे बच्चे को उसी तरीके से हैंडल कर सकें जिस तरह हम अपने इंस्टीट्यूट में डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। ये बड़ा जरूरी है एक बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। तो पेरेंटल गाइडेंस और काउंसलिंग इज वेरी इंटीग्रल पार्ट, उसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। तो ये कह लीजिए कि एक टोटल, अगर मैंने अपने इंस्टीट्यूट के वर्किंग को एक्सप्लेन किया है तो वो ये मेन मेन एरियाज ये हैं। राइट। अच्छा, एक चीज आपने जिक्र की कि टीनेज ग्रुप भी आपने इंक्लूड किया, तो मैं थोड़ा सा दोबारा से ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो एज ग्रुप है वो कहाँ से लेके कहाँ तक आप लोग डील कर रहे हैं इस सेंटर में? जी जी, मेरे पास प्री स्कूलर्स भी आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 years टिल 24-25 years तक के बच्चे भी हैं। चूंकि ये बच्चे सारे डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ हैं, तो इनकी कह लीजिए कि मेंटल एज इज नॉट इक्विवेलेंट टू एन एवरेज चाइल्ड, वो उससे बिहाइंड करते हैं, पीछे होते हैं। तो वो फिर उनकी जो फिजिकल एज रेंज है वो हमारी 3 years से लेकर 24-25 years तक है, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं। तो उनके एज के हिसाब से, उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से जिससे वो डील कर रहे हैं, हम लोगों ने डिफरेंट उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। राइट। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे हम कि जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे आते होंगे जो कि अपना डायग्नोसिस लेके आते हैं और कुछ विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस भी आते होंगे। तो आपके पास भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाए या असेसमेंट किया जाए? वो वैसे भी आपको जरूरत होती होगी, तो क्या प्रॉपर डायग्नोसिस जिन जी बच्चों का नहीं हुआ होता उसको कैसे आप प्रोसीड करते हैं? जी हुमायूं साहब, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो काफी जगहों से होके आया होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के पास कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं होती, प्रॉपर उनके पास डायग्नोसिस किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल का नहीं होता। उनको जबानी जरूर लेबल करके बता दिया जाता है कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनके पास उनके कोई प्रोफेशनल रिपोर्ट मौजूद नहीं होती। मैं पेरेंट्स की सारी बात सुनने के बाद जो हमारे सबसे पहला जो प्रोसेस है जिससे हम पेरेंट्स को लेके चलते हैं, वो असेसमेंट और डायग्नोसिस ही है। और प्रॉपर जो असेसमेंट का हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को फाइंड किया जाए, उसमें हमारे इंटरव्यूज होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, प्रॉपर साइकोलॉजिकल चेकलिस्ट और टेस्ट हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो हम अप्लाई करते हैं। और अगर बच्चे स्पीच इश्यूज के साथ आ रहे हैं तो हमारी पूरी टीम इसमें
इन्वॉल्व होती है। हमारा स्पीच थेरेपिस्ट उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसमें बिहेवियर थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देता है, हमारा साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेशन टीचर उसमें उसके एजुकेशन के हवाले से अपना फीडबैक देता है। तो जब हमें अपनी पूरी टीम की तरफ से एक फीडबैक बच्चे के मामले में मौसूल हो जाता है, तो वो फिर एक कंबाइंड असेसमेंट रिपोर्ट हमारी तैयार होती है, जिसकी बेस पे हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं, बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और बच्चे की वीकनेसेस के हिसाब से हम इसको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी बेस के ऊपर इफ पेरेंट्स एग्री के ना हम लोग आपके साथ ही सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो फिर हम उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाते हैं। और वही इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है वो हमारे सारे जो कि इन्वॉल्व होती है टीम, उनके पास होता है, और उसी प्लान के थ्रू बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो आपका आंसर को अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो यस, वी डायग्नोज एंड वी डू अ प्रॉपर असेसमेंट। इसके बगैर कोई भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिट नहीं होता। राइट। अच्छा, इस वक्त तकरीबन कितने बच्चों को आप लोग इस सेंटर में सर्व कर पा रहे हैं अभी, अपनी जो टीम आपके पास अवेलेबल है उससे? जी जी हुमायूं साहब, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमने लास्ट ईयर इसको स्टार्ट किया है, तो अभी तक हमारे पास 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिनके स्मॉल ग्रुप्स में वो पढ़ रहे हैं। और डेली बेसिस पर हमें बहुत पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसको बहुत जल्द एक्सपैंड करूंगी। कैपेसिटी हमारी इस वक्त 200 स्टूडेंट्स की है। और इंशाल्लाह हम लोग अपनी इस फैसिलिटी में इनको केटर करेंगे, और अगर इससे ज्यादा नीड बढ़ गई तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि इसको दूसरे सिटीज में भी ले जाया जाए, और विद इन इस्लामाबाद भी हम मजीद इसकी ब्रांचेस ओपन करेंगे। राइट। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया कि एक स्कूल का सेटअप है और उसमें क्लासेस हैं और ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने ये भी देखा है कि बहुत से सेंटर्स शुरू में बच्चों के साथ कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं तो वन ऑन वन सेशंस भी कर रहे होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको इंक्लूड करते हैं। तो आपने शुरू में जिक्र तो किया, लेकिन मैं थोड़ा सा मजीद जानना चाहूंगा कि आपका मोड ऑफ ऑपरेशंस कैसे होता है, आप कैसे बच्चों को लेके चलते हैं? ऑब्वियसली डिफरेंट बच्चों के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ चलते होंगे, तो थोड़ा सा अगर मजीद उसको बता सकें। जी जरूर। जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है, तो हम उसकी जब असेसमेंट और डायग्नोसिस के प्रोसेस को गुजार लेते हैं, तो तब हम उस पॉइंट पर हम भी क्लियर होते हैं कि बच्चे की अगर तो वीकनेसेस बिहेवियर्स के मामले में हैं, और बच्चा हमारे स्मॉल ग्रुप की सेटिंग में नहीं बैठ सकता, तो हम पेरेंट्स को वहां पे इस पॉइंट पर ये गाइड करते हैं कि सबसे पहले बच्चे के हमें बिहेवियर्स को मैनेज करना है, और उसका तरीकाकार प्रॉपर बिहेवियर मॉडिफिकेशन सेशंस है। तो अगर बच्चा रेडी नहीं है तो सिट इन द स्मॉल ग्रुप, तब उसके वन ऑन वन सेशंस होते हैं। और आफ्टर वन ऑन वन सेशंस जब हमें ये लगता है कि अब बच्चा उस ग्रुप में बैठ सकता है, तो हम उसको प्रॉपर स्कूलिंग की तरफ ले चलते हैं। तो हमारे पास ये कह लीजिए कि प्रॉपर एक स्कूलिंग का सेटअप जो जैसे एक मेन स्ट्रीम स्कूल में होता है कि सुबह 9 o'clock से लेकर 2 बजे तक प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उस सेटअप में भी अवेलेबल है। और उसके अलावा हमारे वन ऑन वन बिहेवियरल सेशंस और स्पीच सेशंस भी अवेलेबल हैं। राइट। अच्छा, बहुत से सेंटर्स, स्कूल्स, सेटअप्स अपनी कुछ मुनफरद खुसूसियत, कुछ पर्टिकुलर फीचर जिसको वो हाईलाइट कर रहे होते हैं, वो ज़रूर बताते हैं हमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेंटर की यूनिकनेस या फीचर पॉइंट क्या है या एक से ज़्यादा है, तो वो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अ, जी जी जरूर। मेरे ख्याल में जो हमारा स्कूल है, इसका मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सी जगहों पे लैकिंग है, और हमने उसको कोशिश की है कि इनकॉर्पोरेट करें, उसमें हमारे पास ये है कि मैंने हर प्रोफेशन के या हर डिसिप्लिन के लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। वी हैव अ साइकेट्रिस्ट ऑन बोर्ड। अगर हमारे किसी बच्चे के इश्यूज इतने ज्यादा मिसमैनेज्ड हैं कि उसको साथ में कोई साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत है, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, और विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स ऑब्वियसली। सेकेंडली, हमारे पास स्पेशलाइज्ड स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद हैं। मेरे पास पढ़ाने के लिए बच्चों को, जो मैंने आपसे कहा ना कि हम स्मॉल ग्रुप्स में उनको पढ़ा रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं, उसके में हमारे पास स्पेशल एजुकेशन टीचर्स मौजूद हैं। क्योंकि हम लोग छोटे ग्रुप के बच्चों को भी हैंडल कर रहे हैं जो कि 3 years प्लस हैं, तो हमें वहां पर उनकी मॉन्टेसरी के ऊपर भी काम करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरे पास मॉन्टेसरी ट्रेंड टीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि जो एज रेंज है जैसे 13 अबव है, वहां पर बच्चों को बहुत से ऐसे मामलात में काउंसलिंग की जरूरत होती है। एंगर मैनेजमेंट है, बंजीर और डिफरेंट मसाइल हैं, एंग्जाइटी के इश्यूज हैं, जहां पर काउंसलिंग बहुत हेल्प कर रही होती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी वी हैव ऑन बोर्ड।
इसी तरह बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हमारे पास ऑन बोर्ड हैं। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि आपको एक सिंगल इंस्टीट्यूट में बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर आप ये कहें कि एक यूनिक फीचर हमारे इंस्टीट्यूट का क्या है, तो वो ये है कि अगर कोई पेरेंट हमारे पास आ रहा है और एक बच्चे की कोई एक नीड नहीं होती, उसके डिफरेंट डोमेन्स में उसको प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स के लिए बजाय कि वो स्पीच थेरेपी एक सेशन से ले रहे हैं, बिहेवियर्स के लिए वो कहीं और जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए वो कहीं और जा रहे हैं, मैंने ये कोशिश की है कि बच्चे को हर तरीके से हर फैसिलिटी अंडर अंडर सिंगल रूफ प्रोवाइड की जाए। ये चीज है। सेकेंडली जो कि एक यूनिक फीचर मैं कहूंगी कि हमारी सारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसे प्रोसेसेस हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहे जिसका साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट मौजूद नहीं है। क्योंकि वी आर वेरी ओपन टू द पेरेंट्स। जो हम कर सकते हैं, वी वेरी ओपनली टेल देम बिफोर एडमिशन कि हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है, हम किन चीजों को लेकर चल रहे हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सेकेंडली इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है। क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है, तो मैं पहले भी बहुत दफा ये जिक्र कर चुकी हूँ कि वो अपनी इंडिविजुअल नीड्स के साथ है। आप एक इस तरीके से नहीं लेके चल सकते कि जैसे 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को आप एक सेम इंस्ट्रक्शंस के साथ, सेम करिकुलम के साथ आप पढ़ा रहे हो। तो हम इंडिविजुअलाइज नीड के हिसाब से उसका अपना प्लान लेके चलते हैं, जिसमें उसका कंपटीशन वो खुद है। जिस अगर उसने इम्प्रूव करना है तो उसने अपनी पिछली परफॉर्मेंस से इम्प्रूव करना है। तो आई थिंक ये मॉडल थोड़ा सा हमें यूनिक करता है फ्रॉम द अदर सेंटर्स। सेकेंडली पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। आप अगर कभी इत्तेफाक हो तो कुछ पेरेंट्स से अगर मेरे मुलाकात करें, तो वो आपको डेफिनेटली यही फीडबैक देंगे कि हमारी पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है स्केड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, वो तो हैं, वो साल में 3 दफा हमने हर सूरत करनी है। उसके अलावा पेरेंट्स को कंटिन्यूअस फीडबैक ऑन आवर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप्स जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। सेकेंडली जो खास तौर से जो हमारे बिहेवियर सेशंस हैं और जो स्पीच सेशंस हैं, उसमें पेरेंट्स को हम लोग खुद इंसिस्ट करते हैं और उनको इस चीज पर इंकरेज करते हैं कि वो आए और सेशंस में साथ बैठे। क्योंकि स्कूल में तो एक सेशन एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है ना। अब थेरेपिस्ट ने जो काम किया है, अगर उसको घर पे रेप्लिकेट नहीं किया जाएगा तो बच्चे के अंदर वो चेंजेस लाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो अगर आप पेरेंट्स को ऑनबोर्ड नहीं करते और पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, तो जो आपने बच्चे के लिए टारगेट सेट किए हैं वो कभी अचीव नहीं हो पाते। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट को काफी ज्यादा अपने स्कूल में बढ़ाया है या इनकरेज किया है, वो हमारा एक यूनिक फीचर आप कह लीजिए कि है। हमारे पेरेंट्स किसी भी टाइम जाके क्लासरूम में बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू एन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि कई दफा बच्चे पेरेंट्स को देख के पेरेंट्स की तरफ भाग रहे होते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रख के पेरेंट्स आर वेरी इंकरेज टू सी कि बच्चा क्या काम कर रहा है। कोई चीज यहाँ पे ढकी छुपी नहीं है। ओपनली जो है वो टीचर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ वो मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट को हमने काफी इंकरेज किया है। राइट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने पहले भी जिक्र किया कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर नहीं होता फोकस लोगों का, तो इसके ऊपर हमने एक मॉड्यूल बनाया है, और दैट्स यूनिकनेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। वो एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल है। उसमें 500+ एक्टिविटीज हैं फॉर डिफरेंट एज रेंजेस, जो कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को अपने स्कूल में करवा रहे हैं। और वो डिफरेंट एरियाज और एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी को डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एंगर मैनेजमेंट है, एंग्जाइटी हैंडलिंग है, उसमें ग्रुप वर्क है, टीम वर्क है, और काफी इसमें एरियाज ऐसे हैं जो कि हम लोग केटर कर रहे हैं। और वो मॉड्यूल ना सिर्फ इन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं। वो समर्स में मेरा एक प्रोग्राम होता है, समर कैंप, जिसमें हमारे पास मेन स्ट्रीम बच्चों को भी हम इनवाइट करते हैं, और उसको मैंने खुद प्रैक्टिकली सब बच्चों के साथ करके देखा है, इट हैज बीन वेरी इफेक्टिव। तो ये राइट। एक यूनिकनेस आप कह लीजिए। और फिर जो शुरू से बात हो रही होलिस्टिक अप्रोच की, वो एक हमारी यूनिकनेस है कि आप अगर हमारे पास आएंगे तो आपके पास आजकल के दौर में पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे दिन एक बच्चे को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ले लेके घूमते रहे। अगर एक ही जगह से उनको सारी सर्विसेज मिल रही हैं, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर अ चाइल्ड। तो राइट। ये हमारे इंस्टीट्यूट की कह लीजिए कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें यूनिक बनाती हैं फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। राइट। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले जिक्र हुआ कि पूरी टीम का आपने थोड़ा ओवरव्यू भी दिया हमें। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप अपने टीम मेंबर ऐड करती हैं, तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ये चीजें तो होती हैं, इसके अलावा भी कोई खास चीज आप ढूंढ रही होती हैं अपनी टीम मेंबर में उसको इंक्लूड करने के लिए, वो क्या है? जी जी, जो मैं ह्यूमन रिसोर्स के साथ काफी अरसे से मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, वास्ता रहा है रिक्रूटमेंट के हवाले से भी।
जो मेरा एक कैंडिडेट जब मेरे पास आता है तो सबसे पहले जो एक चीज जो बहुत से लोग नहीं भी प्रमोट करते वो ये है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को चांस नहीं देते। मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में फ्रेश ग्रेजुएट्स को इन केस के वो इंटरव्यू के दौरान मुझे नजर आए कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है और ये काम करना चाहता है या काम करना चाहती है, मैं उनको जरूर मौका देती हूँ। उसका तरीकेकार ये होता है कि 3 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग है, जिसमें हमारे ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है उनकी सुपरविजन में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। एंड इफ पर्सन सक्सीड्स के वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और उसी ट्रेनिंग के दौरान हमें उसके डिफरेंट और कह लीजिए कि उसका टीम वर्क हमें समझ में आ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी के और एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। हम लोग तो एक बड़ी कह लीजिए कि एक बहुत सेंसिटिव एज या एक चिल्ड्रन के ग्रुप से डील कर रहे हैं, तो हम लोग कोई रिस्क ऐसा नहीं ले सकते कि जिसमें बच्चे को किसी किस्म का हार्म पहुंच सके। तो ऑन वेरी कह लीजिए कि प्रोटेक्टिव साइड में एक 3 मंथ्स का टाइम पीरियड जरूर एक कैंडिडेट को देती हूँ टू सी कि वो हमारी कल्चर को समझ जाए। वी हैव अ स्पेसिफिक कल्चर जिसमें बच्चों की प्रोटेक्शन का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो इन दिस 3 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर कैंडिडेट सक्सीड करता है तो फिर हम उसको जॉब ऑफर करते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स। और जो एक्सपीरियंस्ड वन है उनके लिए चूंकि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया हुआ होता है, दे कम अप विद वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, जिससे मुझे लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूट को भी फायदा हो सकता है। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू मुझे उसमें जो सबसे ज्यादा चीज अपील करती है फॉर पर्सन टू डू टीम वर्क एंड इज ओपन फॉर लर्निंग। क्योंकि देखो ये फील्ड हमारी ऐसी है कि जिसमें कंटिन्यूअस रिसर्चेस हो रही हैं, वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, और अगर आप अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं हो एंड यू आर नॉट ओपन टू सजेशंस एंड यू आर नॉट ओपन टू डू द टीम वर्क, तो वो कैंडिडेट्स फिर मेरे ख्याल से हमारी टीम का पार्ट बनने के नहीं अहल होते। तो ये वो क्वालिटीज हैं कि जो मैं जरूर एक कैंडिडेट में देती हूँ जब वो हमें अप्रोच करते हैं फॉर जॉब पर्पज। राइट। बहुत से क्वेश्चंस का जो हमारे जहन में होते हैं, क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चन के आंसर में ही उनके भी आंसर हमें मिल जाते हैं, तो हमें बहुत से क्वेश्चन नहीं भी करने पड़ रहे। अच्छा, एक चीज जो पेरेंट्स काफी इंटरेस्टेड होते हैं पूछने में, वो ये कि स्कूल की फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें थोड़ा गाइड कीजिए। कुछ थोड़ा एग्जांपल से ही हमें कुछ समझा सकें आप, ताकि पेरेंट्स को इस बारे में भी कुछ आइडिया हो। ठीक है जी। इसमें हम लोगों का दो तरह से चीजें चल रही होती हैं। एक तो वो पेरेंट्स हैं कि जो कैपेबिलिटी रखते हैं अफोर्ड करने की, उनके लिए हमारी जो मंथली माहाना फीस है वो 25,000 है। 25,000 में बच्चे की स्कूलिंग और बच्चे की थेरेपीज, वट एवर थेरेपीज एंड काउंसलिंग ही और शी नीड्स, हम वो सब उसको प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कुछ अमाउंट एडमिशन फीस का है, वो वन टाइम चार्जेस हैं, उसके अलावा मंथली चार्जेस हैं। इसके अलावा मुझे बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी कांटेक्ट करती हैं कि जिनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हमारी फीस को अफोर्ड कर सकें। तो उस केस में हमारे पास ऐसे स्पॉन्सर्स मौजूद हैं कि जो हमें ऑन पार्ट ऑफ दैट फैमिली उसकी फीस जो है वो स्पॉन्सर कर देते हैं। उसमें मैं फैमिली को जो है अपने स्पॉन्सर से मिलवा देती हूँ, ताकि हमारे स्पॉन्सर को भी आइडिया हो सके कि वो जो अमाउंट दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं। और इस तरह हम मैंने भी काफी फैमिलीज को मैंने इस हवाले से भी सपोर्ट किया है। तो अगर इस आपके इंटरव्यू के तवसत से कोई लोग हमें सुन रहे हों और वो इस चीज में इंटरेस्टेड हों और वो ना अफोर्ड कर सके, तो वो जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह उनके लिए भी हम लोग मदद करेंगे। बाकी जो फैमिली सपोर्ट कर सकती है उनके लिए मैंने बता दिया कि 25,000 पर मंथ हमारे चार्जेस हैं। और इसके अलावा जो सिर्फ सेशंस के लिए आ रहे हैं वो 2,000 पर थेरेपी सेशन हमारे चार्जेस हैं, जो आप चाहे बिहेवियर थेरेपी ले रहे हो, स्पीच के लिए ले रहे हो, या आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। राइट। आपने तो बहुत क्लियरली बता दिया और काफी फेयरली बता दिया। बहुत से सेंटर्स में हमें। हुमायूं साहब, मैंने इसलिए बहुत क्लियरली बता दिया क्योंकि देखो ये एक मेन क्वेश्चन है जो कि पेरेंट्स के जहन में होता है। आई डोंट वांट कि पेरेंट्स जो हैं वो इतना हमारी बात सुन के ट्रेवल करके हमारे इंस्टीट्यूट में पहुंचे और उसके बाद वो फीस स्ट्रक्चर को लेके परेशान हो जाएं। क्योंकि फीस स्ट्रक्चर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बहुत हाई हैं, पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आते। बहुत चंद पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो ये सर्विसेज अपने बच्चे के लिए अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी परेशान होते हैं अपने बच्चे को लेकर, फिर अगर उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा डाल दिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म ये सर्विसेज अपने बच्चे को नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो मैंने ये इंस्टीट्यूट खोलते हुए इस चीज को भी ध्यान में रखा था कि हम ऐसी फैमिलीज को भी केटर करें कि जो प्रॉब्लम में है, जो अपने बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि चाइल्ड को जो या बच्चे को स्पेशल सर्विसेज की जरूरत है मगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ऐसी जगह जरूर देनी चाहिए। तो दोनों हवाले से हम लोग जो है इंशाल्लाह पेरेंट्स को जो है हेल्प आउट करेंगे। राइट।
अच्छा, एक चीज जो हम पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए जरूर पूछना चाहेंगे वो ये है कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि जब वो अपने बच्चे के लिए किसी भी सेंटर का इंतखाब कर रहे हों, सिलेक्ट कर रहे हों, डिसाइड कर रहे हैं उसके बारे में, तो उनको कुछ पॉइंट्स को जरूर जहन में रखना चाहिए। वो क्या हो सकते हैं उनके लिए, उनकी बेस पे वो एक अच्छा सेंटर ढूंढ लें और उसमें जा सकें? किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो पेरेंट्स को जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहां पर आप जरूर उनसे डिटेल में पूछिए कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बच्चे की स्पेशल नीड्स के साथ उसकी कोई लिंक बनता है कि नहीं। क्या आपके स्पेशल नीड्स को सर्विस स्पेशल नीड्स को कैटर भी कर सकते हैं कि नहीं। उनकी सर्विसेज के बारे में डिटेल मालूमात लीजिए। सेकेंडली, आप उनसे ये जरूर पूछिए कि उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जो उस सेंटर को चला रहा है उसका अपना प्रोफेशनल नॉलेज इतना है कि नहीं कि वो जो सर्विस आपके बच्चे को दे रहा है उसका वो अहल है। सेकेंडली, जो उनकी टीम उनके साथ काम कर रही है, प्रोफेशनल टीम, आपका ये पूरा राइट है कि आप पूछिए कि उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में क्या है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आप उनके डेफिनेटली आप फीस स्ट्रक्चर को भी जहन में रखेंगे जो कि आपकी अफोर्डेबिलिटी में आता है कि नहीं आता। फिर कम्यूट को आप देख लीजिए कि अगर आप ऐसा कोई सेंटर मत पिक कीजिए कि जहां जाने में ही बच्चे के 1.5-2 घंटे लग रहे हैं और वो उस ट्रैवलिंग में ही एग्जॉस्ट हो जाए। आप ऐसी फैसिलिटी को पिक कीजिए कि जो आपके घर के ज्यादा करीब हो। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर उनसे पूछिए कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कितनी है। क्योंकि ताकि पेरेंट्स को किसी भी मामले में पेरेंट्स अंधेरे में ना रहें, उन्हें बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो जब चाहें वो उन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ ओपनली बात कर सकें जो कि आपके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर पहले से होनी चाहिए। सेकेंडली, आप बच्चे की असेसमेंट के हवाले से भी उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए, क्योंकि एक बच्चे की थॉरो असेसमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने से पहले बहुत जरूरी है, और उसकी आप उनसे रिटर्न रिपोर्ट लीजिए। ओके। अच्छा, एक चीज जो हम अपने सारे मेहमानों से पूछते हैं वो ये है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स का बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो जाता है जो बहुत सी जगहों पे बैन हो चुके हैं या एटलीस्ट यूज करने प्रेफर नहीं किया जाता। तो क्या इन लफ्जों के इस्तेमाल से बच्चों और वालिदैन के ऊपर असर भी पड़ता है या कोई असर इसका है नहीं? जी जी, बहुत बुरा असर पड़ता है। कई दफा जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और ऐसा कोई लेबल साथ लेकर आते हैं जिसमें अगर किसी ने बता दिया उन्हें कि बच्चा ऑटिस्टिक है। एक तो ये, मैं इस टर्मिनोलॉजी के टोटली खिलाफ हूँ, और इस जैसी और बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे अब नॉर्मल कह देना, डिसेबल्ड कह देना, ऑटिस्टिक कह देना। ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अब ऑब्सलीट हो चुकी हैं, और हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बीइंग प्रोफेशनल। हम लोगों को ये स्टेप लेना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर वर्ड्स से पेरेंट्स को भी बताएं और तमाम पॉपुलेशन को सिखाएं कि जिस तरीके से हमें इन बच्चों को मुखातिब करना है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी हवाले से ना हो। अच्छा, लास्ट में हम बिल्कुल वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पेरेंट्स के लिए भी काफी एडवाइस आपने दे दी, टीम के बारे में भी आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स और इस फील्ड की बेहतरी के लिए कौन से पॉइंट्स पे हमें अभी भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? अगर हम मजीद इसमें, इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में बेहतरी लाना चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनली किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? चाहे हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें, चाहे वो स्पीच वाले हों, ओटी वाले हों, साइकोलॉजिस्ट हों। ओवरऑल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किन बातों पे फोकस मजीद मुस्तकबिल में करने की जरूरत है? जी, मैं दो चीजों को एम्फेसाइज करूंगी यहाँ पे। एक तो मैं ये चाहूंगी कि हमारे तमाम प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स भी कंटिन्यूअस लर्निंग की जो एक अप्रोच होती है उसको अपनाएं। आप एक डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप अपने आप को उस फील्ड में मास्टर मत समझिए। आप अपने नॉलेज को अपग्रेड और अप टू डेट करते रहिए। पूरी दुनिया में हर प्रॉब्लम के हवाले से बहुत काम हो रहा है, बहुत सारा रिसर्च वर्क है, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू ऐसे तरीके इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जिनको हमें सीखने की जरूरत है।
तो अपना नॉलेज अपग्रेड हर वक्त करें, क्योंकि उसी सूरत में आप इन बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। तो दैट इज एन अप्रोच कि कंटिन्यूअस नॉलेज का वर्ड याद रखिए और इसके ऊपर जरूर अमल कीजिए। सेकेंडली राइट। मैं चाहूंगी कि तमाम प्रोफेशनल्स को एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा, जैसे आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि आपने एटलीस्ट इंफॉर्मेशन को एक जगह पे प्रोवाइड किया है, कि जहाँ पर पेरेंट्स के लिए बड़ी आसानी हो गई कि वो हर हवाले से अपने प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक प्रॉपर कह लीजिए कि सेटअप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तमाम प्रोफेशनल्स को अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम करें, हो सकता है कि एक सेंटर में एक सर्विसेज मौजूद है, दूसरे सेंटर में वो सर्विसेज नहीं मौजूद, कि अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि हम लोग कोलैबोरेटिव तरीके से काम करें, तो हम पेरेंट्स को बेहतर गाइड कर सकते हैं और इन बच्चों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक चीज जो लैक कर रही है वो कोलैबोरेशन है। और सेकेंडली अपने लर्निंग को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बिकॉज के यही वो चीज है जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। नथिंग शुड बी स्टेगनेंट। और लास्ट में बस अगर आपके क्वेश्चन खत्म हो गए तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो आपका थैंक यू कि आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, ताकि हम अपनी आवाज और अपनी बात जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और सेकेंडली आपको जरूर मैं पेरेंट्स से भी कहूंगी और आप सबसे भी कहूंगी, प्रोफेशनल से भी कहूंगी कि आप आए, विजिट करें, लेट्स कोलैबोरेट। क्योंकि हम सब अगर मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो तभी हम इन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू। राइट। तो वाकई दो बहुत की पॉइंट्स आपने बता दिए, और इन्हीं की जो कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में, आपके सेंटर के बारे में, आपके स्कूल के बारे में मिली है, वो हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच महेश। अल्लाह हाफिज।